60 वर्ष की आयु पार करने के बाद ऐसे लोगों को हम लोग सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग कहते हैं। और जब उम्र किसी व्यक्ति की 65 साल हो और उनकी रिटायरमेंट जल्द होने को हो तो उन्हें बहुत मायूसी होती है, बहुत निराशा होती है कि अब रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा। उन्हें यह महसूस होती है, ये ग्लानि होती है कि मैं कल तक यूज़फुल था, अब आने वाले समय में मैं यूज़लेस हो जाऊंगा, समाज में हमारी पहचान खो जाएगी, बच्चे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, अकेलापन होगा, आर्थिक स्थिति मेरी पहले से कमज़ोर हो जाएगी। इन सब और अन्य बातों को लेकर वो हमेशा भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और देखा गया है प्रायः रिटायरमेंट के बाद ये अक्सर लोगों को डिप्रेशन, मायूसी, भय या हेल्थ प्रॉब्लम भांति भांति की घेर लेती है और कुछ लोगों की आयु भी क्षीण हो जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आज का मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन पॉडकास्ट है कि हमारे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं अपने सर्विस से, अपने बिजनेस में, अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं ताकि उनका रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुखमय हो। पोस्ट रिटायरमेंट या सीनियर सिटीजन अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाए, इसी पर आधारित है हमारा वीडियो। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जान है तो जहान है। मैं अपने चैनल के 58वें एपिसोड में आपसे रूबरू हो रहा हूं। आइए हम चर्चा की पहली कड़ी, पहला कदम जो खुशहाल ज़िंदगी की ओर लेके जाता है रिटायरमेंट के बाद, वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का प्रबंधन कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है पोस्ट रिटायरमेंट या एल्डरली सिटीजन के लिए। समय को कैसे गुजारें। जब तक वो नौकरी में थे या किसी भी अपने व्यवसाय में थे तो काफ़ी काम था। आज वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेकार हो गए हैं, लेकिन उस रूटीन काम से वो अलग हो गए हैं। तो इस खालीपन को, इस समय के खालीपन को अच्छे से बिताना हमारे हाथ में है। इसकी प्लानिंग उसी समय से स्टार्ट होनी चाहिए जब आप रिटायर करने वाले हैं। रिटायर हुए नहीं हैं, रिटायर होने वाले हैं। आप प्लान करके रख के रखें कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये अपने खाली समय में इन सब सेगमेंट में इन्वेस्ट करूँगा, तो आपका समय काफ़ी सुखमय आपको गुजरेगा। पहली बात तो उसमें है कि अपने रूटीन पर ध्यान दें। दैनिक जो आपकी दिनचर्या है उसमें किसी किस्म का फेरबदल नहीं करें। समय पर जगना, समय पर एक्सरसाइज करना, समय पर भोजन करना, समय पर आराम करना, समय पर सोना, एंटरटेनमेंट करना, सबों का ख्याल करने के बाद आपके पास जो खाली समय है उसको किसी न किसी काम में लगाना है। जो 2 सेगमेंट है जिसमें आप अपने समय को लगा सकते हैं वो है कोई काम या कोई एंगेजमेंट, दूसरा है कि आपकी कोई हॉबी। कुछ हॉबियाँ हर इंसान के में होती हैं, लेकिन समय के अभाव में वो उस हॉबी को नौकरी करते समय या व्यवसाय की जिम्मेदारी उठाते समय वो फुलफिल नहीं अपन कर पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को संगीत में रुचि है, किसी को पेंटिंग में रुचि है, किसी को गार्डनिंग में रुचि है। तो ये सब जो शौक़ है या इस तरह के और भी कुछ शौक़ हो सकती है, डांसिंग की भी हो सकती है शौक़, स्विमिंग की हो सकती है, समय के अभाव में वो नहीं कर पाए। अब वो समय आ गया है, इस आर्ट को आप सीखें, इसका प्रैक्टिस करें, आपका समय काफ़ी अच्छे से गुजरेगा। इसके अलावा अपने को इंगेज करने के लिए ऐसे काम में जिसमें आपकी रुचि थी पहले, उससे रुचि से मिलती जुलती कोई काम है। जैसे अगर आप शिक्षक थे, रिटायर करने के बाद शैक्षणिक काम किसी संस्था में या घर पर बैठे या किसी स्कूल कॉलेज में जाके अपना कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है इसी शहर के एक बहुत ही सीनियर सिटीजन एक कॉलेज में प्रॉफ थे। वो रिटायरमेंट के बाद उनकी रुचि थी रिसर्च में, और वो रिटायरमेंट के बाद
काफ़ी सारे लड़कों को रिसर्च के उनके काम में अपना गाइड करते थे और रोज़ प्रतिदिन उनसे 4, 5, 6 लड़के अपने रिसर्च के बारे में उनसे गाइडेंस लेते थे और किसी आदमी से कोई पैसे भी नहीं चार्ज करते थे। उनका भी समय काफ़ी अच्छे से बीतता था, लोगों को भी लाभ होता था। रिटायरमेंट के बाद जो हम लोग काम करते हैं और रिटायरमेंट के पहले में, उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। रिटायरमेंट के पहले जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम अपने लिए करते हैं, हमें नौकरी में पैसा मिलता है या अपने बिजनेस प्रॉफिट मिलता है। मगर रिटायरमेंट के बाद जो हम लोग काम करते हैं उसमें शायद पैसा हमको आपको ना मिले, लेकिन जब जो काम हम औरों के लिए करते हैं, उनकी भलाई के लिए करते हैं, हमें धन का उपार्जन नहीं भी मिलता है तो एक अद्भुत चीज़ मिलती है, वो है संतुष्टि, वो है आनंद। जब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आनंद वही है जिसमें आप औरों के लिए कुछ भला करते हैं, कुछ आप काम करते हैं। यहाँ पर एंगेजमेंट में मैं एक और एग्जाम्पल साझा करना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ वर्ष पहले मुझे चेन्नई में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो बच्चे दृष्टिहीन थे बाय बर्थ या जिनको आँख की रोशनी चली गई थी, जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच में थी। वो एक व्यक्ति उनको कंप्यूटर सिखलाते थे, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, और उससे एक भी पैसे नहीं लेते थे चार्ज। जब मुझे पता चला, मैं इस व्यक्ति से मिलने गया। मैंने ये सेंटर स्टार्ट करने का कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मैं जॉब में डीएसपी था। डीएसपी से रिटायर करने के बाद जो मुझे कुछ पैसे मिले, मैंने कंप्यूटर सीखा, मैंने 10 कंप्यूटर खरीदे और इसका सॉफ्टवेयर हमको आईटी चेन्नई ने दिया और मैं 2 बैच में करे, एक बैच में 10 लड़के लड़कियां रहती थीं। सवेरे शाम कंप्यूटर जो बच्चे दृष्टिहीन हैं उनको वो सिखलाते हैं, एक पैसे भी नहीं लेते हैं चार्ज। मैंने पूछा इसमें क्या फ़ायदा आपको होता है? कहने कि पैसे तो मुझे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो मुझे आंतरिक खुशी और आनंद इन दृष्टिहीन बच्चों को सिखलाने में होता है, तो उस आनंद का मैं कोई शब्दों में बयान नहीं अपना कर सकता हूँ। इस तरह की सैकड़ों एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि लोगों ने खाली वक्त में, रिटायरमेंट के वक्त में पॉजिटिव काम में दिया है, बिना आर्थिक उपार्जन के, और उन्हें आनंद मिला है, समय भी काफ़ी अच्छे से गुजरा है। इन 2 बातों को, अपने पैशन को, अपने शौक़ को भी आप उसके लिए समय निकालें। एक और चीज़ है, नौकरी में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए शायद आपको घूमने फिरने का मौका नहीं मिला, देश विदेश जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाचारी थी। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को फॉरेन कंट्री में जाने के लिए डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, जो एक बहुत मुश्किल काम है। पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह बनाना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद आपको किसी व्यक्ति की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट, वीज़ा लीजिए, किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़िए, सस्ते दामों में आपको देश विदेश की सैर आप करा देंगे। जो काम आप उस समय नहीं कर पाए, अभी कीजिए। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपका समय बहुत अच्छे से गुजरेगा और आनंद की अनुभूति होगी। मैं सेकेंड टिप्स की बात करूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ हमारा पोस्ट रिटायरमेंट या एल्डरली सिटीजन का सबसे बड़ा मित्र है। हमारे अपने स्वास्थ्य से बढ़ के दुनिया का कोई मित्र नहीं। पहला मित्र ईश्वर और दूसरा मित्र हमारी अपना स्वास्थ्य, और थर्ड मित्र हमारे परिवार के लोग, हमारे लाइफ पार्टनर्स। तो अगर आप एल्डरली एज ग्रुप को, ओल्ड एज को हंसी खुशी से चाहते हैं बिताना, इसके लिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, सक्रिय रहना काफ़ी आपने ज़रूरी है। और स्वास्थ्य, एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है कि उस व्यक्ति का वज़न सही होता है, न ज़्यादा पतला होता है, न ज़्यादा मोटा होता है। मोटे आदमी की स्टेमिना बहुत अपना कम हो जाती है। फिट रहने के लिए सक्रिय रहें। जो भी आप कुछ समय निकालें, 40 मिनट कम से कम रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए। और उसके अलावा इस उम्र में मॉर्निंग वॉक ही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा आपको आधे घंटे समय योग और ध्यान के लिए भी निकालने होंगे। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज सफिशिएंट, योग और ध्यान करने से क्या फ़ायदा होगा। आपको मैं बता दूं, मॉर्निंग वॉक एरोबिक एक्सरसाइज है,
हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो बात सही है। लेकिन जब योग आप करेंगे, और दोनों में एक बुनियादी फ़र्क ये है, खास करके हमारे मेडिकल साइंस में और योग में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ़र्क है, तो मैं बता दूं कि मेडिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ डिजीज़ एंड योगा इज़ द साइंस ऑफ हेल्थ। जो लोग स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं उन्हें योग और ध्यान जरूर सीखना चाहिए। ये आपकी जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी खुशियाँ ला के देगा। योग करने के फ़ायदे हैं कि आपका शरीर फिट होगा, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी जॉइंट फिट होंगी, आप सजग रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो मन शांत रहेगा, मन खुश रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। आप अगर फिजिकली फिट हैं और मानसिक रूप से भयभीत हैं, उदास हैं, स्ट्रेस में हैं, तो वो आपके किसी काम का नहीं। और ओल्ड एज में ये जो इमोशनल अपना प्रॉब्लम है, उदास रहना, डिप्रेस्ड रहना, लोगों से एक्सपेक्ट करना, ये ज़्यादा लोगों को करता है परेशान। योगा के अभ्यास के बाद आपको इसमें काफ़ी कमी होगी। योग में फ़ायदे क्या हैं? योग आप खुद सीखें और औरों को भी सिखलाएं। आप सीखने के बाद अपनी सेवाएं योग के सिखलाने के लिए स्कूल में जाके अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने मोहल्ले के आप बच्चों को सिखलाएं, अपने मित्र के परिवार को योग सिखलाएं। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। तो और तीसरी चीज़ है कि इस उम्र में आके ढेर सारी बीमारियां लोगों को घेर लेती है। आँख का मोतियाबिंद, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, ढेर सारी सैकड़ों बीमारियां। उसके लिए आप पैसे बचाएं और रेगुलर चेकअप अपने चॉइस के फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मिलें, और जब वो फॉलोअप के लिए आपको बुलाते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने पर, उस डेट पर जाएं ताकि वो आपके मॉनिटरिंग कर सकें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो बार बार ब्लड शुगर का जांच कराना जरूरी है, ये देखने के लिए कंट्रोल में है कि नहीं। बीपी को कंट्रोल में रखना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है। ये चारों बातें कंट्रोल में होगी तो इतना इत्मीनान रहें कि आपको अकस्मात हार्ट अटैक, किडनी की समस्या या लकवे की समस्या नहीं होगी। तो रेगुलर चेकअप कराएं और हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य कराएं। ज़्यादातर लोगों से गलती हुई ये हो जाती है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस का नाम ही नहीं सुना, अस्पताल में जाएंगे तो उनके उपचार में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। अगर कोई ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी या अस्पताल में भर्ती हुए तो लाखों का बिल होता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पहले नहीं अपना कराया है तो पता करके अच्छी कंपनियों के साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस, आजकल पति पत्नी का भी साथ में होता है, उसका कार्ड रखें, एनुअल प्रीमियम दें। उससे एडवांटेज क्या होगा कि आप जब भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे ऑपरेशन के लिए या भर्ती होने की आवश्यकता होगी या कोई गंभीर बीमारी होगी तो इंश्योरेंस से काफ़ी सहायता मिलेगी। ये आपके लिए आवश्यक है कराना। टाइम और हेल्थ मैनेजमेंट करने के बाद हमें सीखना है ह्यूमन मैनेजमेंट। हम लोगों का बर्ताव अन्य लोगों के साथ, अपने परिवार में, अपने समाज में कैसी होनी चाहिए। अक्सर जब हम लोग की उम्र ज़्यादा होने लगती है, हम लोग अपने बुज़ुर्ग होते हैं, तो हमें ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है। हम लोगों को राय देना शुरू करते हैं। खास करके अगर घरों में देखी जाए तो हमारी ज़्यादातर माताएं जो सास की भूमिका में हैं, अपनी पतोह को, अपनी बहू को बार बार हर बात पर टोकती हैं, कमेंट करती हैं। इससे संबंध आदमी का खराब होता है। ह्यूमन रिलेशन की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें, दूसरों को इज्जत दें, चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा हो, आपका हम उम्र हो या उम्र में छोटा हो। इज्जत दें, और इज्जत देने का सबसे आसान टेक्निक है कि उसकी तारीफ़ करें। छोटी से छोटी बात पर उसकी भरपूर तारीफ़ करें तो वो खुश होगा और आपके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, मॉर्निंग वॉक में या मार्केट में, कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ी सी भी जान पहचान हो, जानता हो, पहले आप विश करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें, तो वो लाचार हो जाएगा कि आपको भी प्रणाम करेगा और आपकी कुछ आपने बातचीत होगी। उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी पहले विश करेगा वो फायदे में रहेगा। और सबसे इससे महत्वपूर्ण है कि परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाएं। किसी को बिना वजह हमेशा राय या कमेंट या शिकायत नहीं करें, उसकी तारीफ करें
और छोटे शब्दों में कभी कभार वो राय मांगे तो राय देने में कोई हर्ज नहीं है। समाज में जो भी सोशल फंक्शन होते हैं उसमें सक्रिय रहें। शादी में, विवाह में, किसी के डेथ के बाद या कोई भी सोशल इवेंट होते हैं उसमें ज़रूर हिस्सा लें, लोगों से मिलें, लोगों के साथ हंस बोल के बात करें और अपनी परिवार की, अपने हेल्थ के बारे में कोई जो डिफेक्ट के बारे में नहीं बात करें, उनके बारे में बात करें, तारीफ की बात करें। आपके जीवन में कोई कमी है, कोई निराशा है, इसका जिक्र औरों से ना करें। इस तरह से अगर आप देखेंगे, लोगों के साथ तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उसकी शिकायत नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कड़ी है एल्डरली जीवन सुखमय बनाने के लिए। चौथी जो महत्वपूर्ण टिप्स है या कड़ी है वो है थॉट मैनेजमेंट। अपने विचारों को हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे मैनेज करें। आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर दो ही टाइप के विचार होते हैं, एक नेगेटिव नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। हम में से ज़्यादातर लोगों को जो विचार मन में आते हैं वो 90% नकारात्मक विचार होते हैं, सकारात्मक विचार बहुत ही कम होते हैं। नकारात्मक विचार हैं क्रोध, शंका, भय, जेलसी, ये सब बातें, दुखी रहना, डिप्रेस्ड रहना, स्ट्रेस रहना, ये सारी की सारी बातें नेगेटिव के बारे में होती है। भविष्य के बारे में चिंता करना। सकारात्मक विचार है आशावादी होना, भगवान में विश्वास करना, भक्ति में विश्वास करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, नेचर को अप्रिशिएट करना, ये सब सकारात्मक विचार है। तो जहाँ तक संभव हो अपने विचारों को नियंत्रित करें और ऑलवेज बी पॉजिटिव, आशावादी बने। ये हमेशा सोचे कि जैसे परमात्मा ने, ईश्वर ने अब तक मुझे संभाला है, अब तक मेरी देखभाल करी है, वो मेरे साथ है, हमेशा उन्होंने रक्षा की है और आगे भी रक्षा करेंगे, भले ही मेरे परिवार में कोई मेरे साथ रहता है कि नहीं रहता है। जब भी आहले सुबह उठें तो परमात्मा को जरूर थैंक्स दें, जिसको हम लोग ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं कि हे परमात्मा, आज का दिन आपने उपहार के रूप में दिया है और मैं आज का दिन आपकी कृपा से अच्छे से खर्च करूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं आलसी नहीं बनूंगा, मैं ज़्यादा आराम नहीं करूंगा, अपने आप को सक्रिय और फिट रखूंगा। समय निकाल करके थोड़ा बहुत भगवान का भजन, भगवान की पूजा, भगवान का नाम, मेडिटेशन, प्रेयर, जो भी अच्छा लगता हो वो आप करें। और उसके लिए आपकी जितनी धार्मिक किताबें हैं, आप किसी भी धर्म के हों, भगवद गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, किसी भी धर्म के हो, अपने एक धर्म की अच्छी किताब का अध्ययन रोज किया करें। अच्छे ऑथर्स की किताब पढ़ें जो मोटिवेट करती हैं। आपके विचार होंगे शुद्ध, आपको सकारात्मक विचार होंगे, आपको बहुत ही स्ट्रेस से आपको मुक्त करेंगे। और अंतिम स्टेप और 5वां स्टेप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो पैसे मेरे पास है उसको कैसे मैनेज करें। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप इसकी राय जरूर लें। आपके पास जो भी पैसे थे या जो पैसे रिटायरमेंट के बाद आपको सरकार से या संस्था से मिलेंगे, उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस एज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 25 साल 30 साल के बाद उसका होता है पेमेंट, शॉर्ट टर्म करना ज़्यादा अक्लमंदी है। लिक्विड मनी आपके पास हमेशा होना चाहिए अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए। आप इतने पैसे अपने पास जरूर रखें कि आपको व्यक्तिगत खर्च के लिए किसी की सहायता नहीं लेने पड़े। अपने बच्चों से भी अपने जीवन निर्वाह के लिए पैसे नहीं मांगने पड़े। आपके बच्चे अगर जॉब में हैं, वेल सेटल में हैं, बिजनेस में हैं, तो उनको अर्न किए हुए पैसे अभी देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आप अपने पास बचा के रखें। आपको अपने खर्च के लिए, कभी आप हेल्थ की समस्या होगी उसमें पैसे लगेंगे, अन्य बार घूमने फिरने में पैसे लगे होंगे। ये सब जो पैसे आपने मेहनत करके बचाए हैं, अब क्या विधि में उसको जीवन यापन पर, अपनी खुशहाली के लिए, अपने आनंद के लिए खर्च करें। और जो आपको उचित लगता है तो विल कर लें,
विल करने के बाद अपनी संपत्ति का दें ब्यौरा, आपके लाइफ के बाद आपके बच्चे जो भी उसका बंटवारा कर लें, लेकिन जब तक आप जीवित हैं आपके पास जो भी लिक्विड मनी है उसको अपने पास रखें। आपके खुशहाली के लिए एक आर्थिक संपन्नता का होना बहुत ज़रूरी है। वो आदमी जो छोटी छोटी बात के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ पसारता है, वो बहुत ही दीनहीन और उसके जीवन में दुख आती है। तो आपने जो पैसे कमाए उसको वाइजली खर्च कीजिए, वाइजली इन्वेस्ट कीजिए, और इतनी लिबरल होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पैसों को अपने परिवार, अपनी पत्नी पर उसका जीवन का सुख भोगने में, आनंद लेने के लिए, हेल्थ की रक्षा करने के लिए ज़रूर खर्च करें। और अंत में मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, जो हमारा अनुभव था लोगों के बारे में, मैं ओल्ड एज के लोगों को दुखी देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने इसके माध्यम से मैंने कोशिश की है कि अगर इन सब बातों को अपनाएंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा, आनंद से अपना गुजरेगा। कुछ बातों का विशेष ख्याल करें, लोगों को सुनने की आदत विकसित करें, बोलना कम से कम, नो क्रिटिसिज्म। कोई गलती भी करे तो उसकी शिकायत नहीं करे, जहाँ तक हो सके तारीफ करें। और हेल्थ आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, एक्टिव रहें, वेट को नियंत्रण करें, बार बार अपने डॉक्टरों से मिलें, और इन सब बातों का ख्याल करेंगे तो आपका जीवन रिटायरमेंट के बाद, सीनियर सिटीजन होने के बाद, ये यू विल फील कि इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। आने वाले समय में 2050 तक हिंदुस्तान में लगभग बुजुर्ग लोगों की संख्या 50 करोड़ होने जा रही है। तो इन सब बातों को उनका भी लाभ होगा। और मैं वीडियो समाप्त करने के पहले संतोष आनंद की एक पंक्ति को दोहराना चाहता हूँ कि 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, ये जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। धन्यवाद। यह अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, रिटायर होने वाले लोगों को शेयर करें, और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।